हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक नए पाठ को शुरू करेंगे। पाठ का नाम है संधि। जैसे कि हम लोग व्याकरण के दो पाठ को पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने उनके जो अभ्यास है वो सब भी कर लिए हैं, इसलिए हम आज पाठ नंबर 3 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संधि। संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग। क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग मतलब क्या है? जिस प्रकार हमने व्याकरण क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण विचार सीखा, वैसे ही हम लोग इस पाठ में क्या करेंगे, शब्दों को जोड़ने का जो नियम है उनको सीखेंगे। दो भिन्न भिन्न, दो अलग अलग अर्थ होने वाले शब्दों को भी एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने ऐसे कई शब्द मिले हैं, आप लोगों को मिले हैं कि दो शब्द जुड़कर एक शब्द बने हुए हैं, जैसे प्रधान और आचार्य, प्रधानाचार्य। आपको ये शब्द अवश्य ही आपके जो पिछले कक्षाएं हैं उनमें मिले हैं। तो इस कक्षा में क्या करेंगे, उन्हीं को क्या हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं या तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इसको जानेंगे। तो आप लोगों ने अभी संधि का अर्थ जान लिया। संधि यानी ज्वाइनिंग। यहां पर विस्तार से जानते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यहां थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं। जैसे पर उपकार। देखिए, पर और उपकार क्या हुआ? परोपकार। यहां पर किस प्रकार से दो शब्दों को मैंने एक साथ जोड़ दिया, तो इनमें क्या परिवर्तन है, किस वजह से यहां बदलाव हो, उसी चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे इस पाठ के द्वारा। तो यहां हमने अभी अभी जाना कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन, क्या वर्ण, दो वर्ण के मेल से दो जो परिवर्तन होता है उसे ही कहा जाता है क्या? संधि। अभी कौन से वर्ण जो होते हैं ये अंत का, अंत, पहला शब्द का अंत, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों में क्या होता है? संधि होता है, यानी ज्वाइनिंग होता है, तब जाकर नया कोई एक शब्द बनता है। जैसे हमें पता है कि हर एक शब्द में क्या छिपा होते हैं स्वर वर्ण छिपे होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इन सब में क्या छिपे हुए हैं? स्वर वर्ण छिपे हुए हैं। हमको ये सब पता है। जैसे कि यहां पर अगर हम इस र से अ को निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है क्या? र हलंत। और इस उ को जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो निकलता है क्या? ओ, ओ की मात्रा। इसलिए पर के साथ ओ की मात्रा जोड़ दिया। ये दोनों यहां पर मिल गए तो इसको नहीं लिखेंगे या इसको भी नहीं लिखेंगे। पर ओ, प, क, आ की मात्रा परोपकार बन के अंत में परोपकार शब्द बनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अन्य जो नियम है इन सबको भी इस पाठ के जरिए जानने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद भी होता है। जब कोई एक शब्द को अलग अलग करा जाता है या अलग अलग किया जाता है उसे कहा जाता है क्या? संधि विच्छेद करना। ठीक है, संधि करना जान गए, लेकिन जब हम कोई एक पहले से संधि बना हुआ यानी ज्वाइन वाले शब्द को या जुड़े हुए शब्द को अलग करना को कहा जाता है संधि विच्छेद। 3 नंबर में है संधि के भेद। संधि के भेद होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। क्या क्या है? पहला है स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, अंत में विसर्ग संधि। 3 नंबर में आता है क्या? विसर्ग संधि। तो इनमें क्या होता है? मेल होता है। कैसे मेल होता है? चलिए सीखते हैं। पहला सीखते हैं स्वर संधि।
जब अ और अ मिलता है तो क्या बन जाता है आ। तो उदाहरण के लिए आप लोग देखिए क्या, यहां देखिए अ और अ, इसमें भी मौ में क्या छिपा हुआ है, अ है। पहला शब्द का अंत में अ छिपा हुआ है, दूसरे शब्द के पहला शब्द जो अ है। जब इन दोनों में जुड़ाव होता है, यानी ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये मात्रा मिलता है। कैसे देखिए, नियम, नियम का अ निकाल दिया, अनुसार का अ निकाल दिया, ये दोनों मिलके क्या बन गए आ। तो तब क्या होता है, ये आ चला जाता है, यहाँ पर आ लग गया तो बन गया क्या, नियमानुसार। तो देखिए आप लोगों ने कैसे स्वर संधि का मेल होता है। फिर स्वर संधियों के भी अलग अलग भेद होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्वर संधि के भी अलग अलग। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसा होगा, देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे होता है, तो दीर्घ संधि यानी हम लोगों ने वर्ण जो विचार किए थे, तब हम लोगों ने जान लिया था कि कौन सा दीर्घ है, कौन सा ह्रस्व है। तो इसके लिए हम फिर से दोबारा उस पाठ में नहीं जाएंगे, हम इसी पाठ के जरिए उन सबको थोड़ा सा स्मरण करने यानी याद करने का प्रयास करते हैं। तो दीर्घ संधि कब बनता है, दीर्घ संधि जो बोलते समय आ थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हैं, उनको कहा जाता है क्या, दीर्घ संधि, ठीक है। तो दीर्घ संधि कैसे बना, मैंने पहले भी एक उदाहरण देके, नियम जो अनुसार, नियम में दीर्घ बन गया था, आ की मात्रा जब आया था तो वो हो गया दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से इनमें क्या हुआ, परिवर्तन आया। तो परिवर्तन आते समय दूसरा, अगर कोई एक शब्द लाए, देखिए प्रधान आचार्य, प्रधान आचार्य, तो इसमें किस प्रकार बदलाव आएगा, यहाँ पे अ है, यहाँ आ है, ये जब जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, बोला था आ होगा, मैंने कहा था अ और आ मिलने पर दीर्घ बनते हैं। तो दीर्घ संधि एक भेद है। फिर अब आते हैं क्या, गुण संधि। क्या संधि, गुण संधि। गुण संधि को जानना आवश्यक है। गुण संधि कब बनता है, जब देव और इंद्र, जब ये बन मिलता है तो देव, देव मतलब भगवान को कहा जाता है, फिर इंद्र एक भगवान के नाम। तब जब इनको जोड़ दें तो क्या होगा, देवेंद्र। तो इस प्रकार से इनमें परिवर्तन आता है, जब यहां का वो का अ और छोटी ई ये मिलते हैं तो ए बन जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसे होते हैं उसको भी जानते हैं। वृद्धि संधि करते समय हम एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब एक शब्द लेंगे, आप पुस्तक में भी देख सकते हैं, एक और एक, इन दोनों को जब जोड़ा जाए, यहां पर क्या है, अ है और यहां ए है, अ और ए को जब जोड़ा जाता है तो क्या आता है, ऐ। तो लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान देना है, जो मात्रा निकलता है वो पहला शब्द का अंत में ही या पहला शब्द के साथ ही उन मात्राओं को लगाना आवश्यक है। जैसे कि यहां पर क्या बना, एक नया शब्द एक ही मात्रा लगाया, नया शब्द के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर एक बना। फिर आप देख सकते हैं अंत में जो स्वर संधि का भेद है वो है यण संधि। यण शब्द में क्या होगा, एक उदाहरण ले लेते हैं, प्रति एक। इसको जब हम संधि करते हैं तो क्या होगा, ध्यान देना आप लोग, ये हुआ प्रत्यय। ये कैसे बना, यहां पर क्या है, ई की है, ई और ए जोड़ने पर क्या होता है, यो आता है, ठीक है। यो बन जाता है, ई और अ मिलकर क्या बनते हैं,
य। तो इसका क्या हो गया, जो मात्रा था, ई की मात्रा जो था उसको निकाला गया, इसलिए आधा तो आ गया, और य पूरा य, फिर ए क क्या होंगे प्रत्यय। इस प्रकार से ञ संधि जो संधि का भेद है, स्वर संधि का, वो मिल जाता है। अब सीखते हैं हम अयादी संधि। अयादी संधि कैसे बनते हैं उसको जानते हैं। हमने बहुत सारे संधियों के विषय में जाना। आप लोग क्या कर सकते हैं, उन पुस्तकों में ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं, उनको दोहरा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तब आप अन्य जो प्रश्न आएंगे उनको सीख सकेंगे। आप लोग अपने आप कोशिश करें। अब आते हैं अयादी संधि। अयादी संधि। अयादी संधि कैसे बनता है, जैसे न, ए, अ, न। जब ये मिलते हैं तो क्या होता है, यहां पर ए है, यहां पर अ। ए और अ मिलने पर भी क्या होता है, य आता है। तो क्या करेंगे, न से ए चला गया, न, य, न। तो ने और अन मिलकर क्या बना, नयन बन। ठीक है। तो इस प्रकार से अयादी संधि के बारे में भी आप लोगों ने सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, संधियों के भेद हमें कितने मिले थे, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सीखेंगे क्या, व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि इतना आसान नहीं है, फिर भी आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो आसान हो जाएगा। देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन, कोई व्यंजन यानी अन्न का व्यंजन क्या होता है, दूसरे स्वरों के साथ या ठीक उसी तरह के व्यंजन के साथ मिलकर एक नया वर्ण का क्या करता है, उत्पत्ति करता है, यानी कोई नया वर्ण बनाता है। तो ये बन जाता है क्या, नया वर्ण। देखिए यहाँ पर, यहाँ व्यंजन है, अंत में क्या है, क, क हलन, यानी इस क में अ नहीं है, दिक और अंबर। दिक यानी, दिक कोई ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन अंबर यानी आसमान। तो इसको जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, दिगंबर। इस प्रकार से नया कोई एक वर्ण का उत्पन्न हुआ, यानी नया कोई एक वर्ण बन गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, व्यंजन वर्णों में कोई एक नया वर्ण आता है, या तो स्वरों के साथ जुड़कर या व्यंजनों के साथ जुड़कर। यहाँ पर उत, उ, ता, हलन, उत, और यहाँ पर नति है। नति जब मिलते हैं तो क्या होगा, उन्नति। ये प हलन जो था, इसका साथ अ के साथ जोड़कर न बन गया। वैसे ही चित, चित को भी हम क्या करते हैं, जब हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, चिन्मय। वैसे वाक और इस, यहाँ पर स्वर वर्ण का बड़ी ई है, यहाँ पर क्या है, व्यंजन वर्ण मिले, यहाँ व्यंजन वर्ण मिले। यहाँ पर व्यंजन और स्वर मिलने पर ग हुआ, यहाँ पर फिर क हलन, यहाँ पर भी क हलन थे, इस जब मिलते हैं तो क्या होगा, वागिस बन गए। इस प्रकार से नया कोई एक शब्द का उत्पन्न होता है व्यंजन वर्णों में। लेकिन स्वर वर्ण में क्या था, स्वर वर्ण का जो संधि था, उनमें कभी कभी गुण बन जाता है, तो कभी अयादी बन जाता है, यण बन जाता है, फिर दीर्घ लंबा बन जाता है। दीर्घ यानी मैंने बताया था पिछले कक्षा में, जो हमारे स्कूल में जो कक्षा क्लास ली गई थी उसमें बताया था दीर्घ संधि क्या है, स्वर संधि क्या है। पिछले चैप्टर को अगर पढ़ेंगे आप लोग तो खूब अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने व्यंजन संधि के बारे में भी जाना। अब हम क्या करेंगे, अंत में विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग आप लोगों को मैंने शायद बताया था, आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि विसर्ग मतलब क्या है। ये विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से होता है। विसर्ग जब किसी एक शब्द के आगे आता है, उनका मेल जो होता है किसी दूसरे स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से होता है, तो इनका परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दू, ये दू ही है, फिर ये जो विसर्ग हटकर रू हो गया, दुरु। इस प्रकार से
परिवर्तन हो गए। फिर म न अ मतलब विसर्ग कहा जाता है इसको, म न अ माना जब जोड़ दिया गया तो बन गया क्या, मनोज। इस प्रकार से क्या होते हैं, संधियों में अलग अलग नियमों के द्वारा संधि किया जाता है। संधि करने पर कोई एक नया अर्थ निकलता है उन शब्दों में। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ नियमों को जानने की चेष्टा नहीं करना है। आप लोग ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया इस पाठ से। आप लोग क्या करना है, इस पाठ को पढ़ना है। जिस प्रकार से मैंने इस पाठ के बारे में विस्तार से बताया, उन चीजों को, उन बातों को ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने के बाद आप लोग क्या करें, जो भी उदाहरण दिए गए हैं संधि के, उन सबको क्या करें, अपने जो कॉपी होते हैं उनमें प्रयास करें करने के, तो आप लोग सीख जाएंगे। और पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनको भी खुद से करने की कोशिश करें। ये ना सोचे कि सर जब क्या देंगे, हमें नोट्स भेजेंगे तब लिखेंगे तभी हम करेंगे, ये ना सोचे। आप लोग क्या करें, जो पढ़ाया गया उनके जरिए आप जो भी दिए गए हैं नोट्स या उदाहरण जो दिए गए हैं उनको खुद से करने की, या लेटर टू लेटर या वर्ड टू वर्ड उन सबको शब्दों को ज्वाइन करने के प्रयास करें, तभी आप इस पाठ को आसानी से सीख पाएंगे। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर। अगर आप ट्राई करेंगे या आप कोशिश करेंगे तभी आप इन सब चीजों को सीख पाएंगे। आपके बिना कुछ भी नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इन सब के नोट्स देने की ट्राई करूंगा। आप लोग क्या करें, उन सब नोट्स को लिखकर मेरे नंबर पर भेज दें। धन्यवाद।